शुरुआत करेंगे भूभेखुंड नगरी बद्रीनाथ धाम में पवित्र श्राद्ध पक्ष के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से बद्रीपुरी के होटल लॉज से लेकर तीर्थ पुरोहित हकूकधारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। बता दें कि बद्रीपुरी में कपाट खुलने से लेकर अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं आजकल मोक्षधाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 20 सितंबर को भी करीब 7,800 श्रद्धालु मोक्षधाम पहुंचे, जहां सभी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के साथ साथ अपने पितरों के नाम पर तर्पण पूजन कर पितृ आशीर्वाद प्राप्त किया। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं पितृपक्ष के तौर पर, किस रूप में देखा जा रहा है और कितनी बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ? देखिए, चारधाम यात्रा जो है एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ये शुभ संकेत और अच्छी खबर है तीर्थाटन पर्यटन कारोबारी से लेकर के जो हमारे जो उत्तराखंड के जो रीढ़ है मजबूत रीढ़ मानी जाती है। तो बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और अभी एक आपको आंकड़ा बताता हूँ कि जब कपाट खुले थे तब से लेकर अगर शुक्रवार तक की बात की जाए तो लगभग ये आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है। और अकेले कल जो है लगभग 7,460 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। और लगातार आज चौथा श्राद्ध पक्ष की चौथी तिथि चल रही है और ब्रह्म कपाल तीर्थ जो है खचाखच भरा हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु तीर्थयात्री अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए तर्पण के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। पवित्र अलकनंदा में डुबकी मास लगा रहे हैं, उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वही जो होटल कारोबारी हैं, ढाबा चलाने वाले हैं, तीर्थ पुरोहित समाज है, पंडित समाज है और हक हकूकधारी है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि लंबे समय के बाद जो है एक बार जो मानसून सीजन के जो मध्य में जो इस तरह का जो कारोबार और इस तरह की चहल पहल बद्रीपुरी में दिखाई दे रहे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे रोजगार करने वाले सभी जो लोग हैं उनके चेहरे पे जो है मुस्कान लौट रही है। और यही जो है आगे भी अब कार्तिक स्नान होने वाला है और इसके बाद शारदीय नवरात्र आने वाले, तो एक अच्छी खबर जो है जो तीर्थाटन और पर्यटन और जो धार्मिक पर्यटन से जुड़े जितने भी ऋषिकेश हरिद्वार से लेके ऊपर चारधाम तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है जिस तरह से ये रफ्तार पकड़ रही है चारधाम यात्रा। संजय, क्योंकि रफ्तार अब पकड़ रही है चारधाम और ऐसे में बड़ी संख्या में भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम इस दौरान किए हुए हैं? जी देखिए, जो प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मंदिर परिसर से लेकर आर पार की पूरी जिम्मेदारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की होती है। लिहाजा यहाँ पे एक सीजनल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यात्रा मजिस्ट्रेट, उसकी तैनाती की गई है। तो यात्रा मजिस्ट्रेट पूरी तरह से नजर जो है यात्रा पे रखे हुए हैं। साथ ही बद्रीनाथ मंदिर समिति के जो सीओ हैं, नए सीओ हैं, वो भी मुस्तैदी के साथ जो यात्रा व्यवस्थाओं का जो है लगातार जायजा ले रहे हैं। सुबह और शाम 2 बार जो है वो निरीक्षण पे आते हैं और लगातार मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, स्वयंसेवी हैं, पूरी तन्मयता के साथ सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त पे कपाट खुलते हैं तो रात को जब मध्य रात्रि में कपाट बंद होते हैं शयन आरती के बाद, तो लगातार जो है श्रद्धालुओं को जो है सुगमता के साथ दर्शन हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही जो होटल कारोबारी एसोसिएशन बद्रीनाथ है, वो भी पूरी तरह से जो अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसका निर्वहन जो है बद्रीपुरी में कर रहे हैं। कुल मिला के जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो बद्रीपुरी में बिल्कुल धार्मिक वातावरण बना हुआ है और श्रद्धालु भी जो है इस वातावरण में बिल्कुल भूल करके जो आत्मीयता को प्राप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में सभी पेंशनरों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपने कोषागार या उप कोषागार में अपडेट करवाना होगा। मुख्य कोषागार अधिकारी मामूर जहां ने जानकारी देते हुए बताया है कि पेंशनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को
पेंशन के डेटाबेस में अपडेट किया जाना है। पेंशनर किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित कोषागार या उप कोषागार में जहां से पेंशन प्राप्त होती है वहां पर उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को स्वयं के पेंशन डेटाबेस से अपडेट करवा सकते हैं। जी, ये हमारी चमोली कोषागार में हमारी जितनी भी 9 सब ट्रेजरी हैं और इंक्लूडिंग हमारी सदर ट्रेजरी, तो हमारे यहाँ तकरीबन 2200-2300 के लगभग पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन को का जो डेटाबेस है उसमें उनका आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना है, जिसके लिए हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकली भी पेंशनर्स आते हैं उन्हें भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि पेंशन के रिगार्डिंग आधार और पैन नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर जो वो यूज़ करते हैं ताकि जब पेंशन जाए पर मंथ तो उनके पास मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए आधार और पैन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी किया गया है। इसलिए हमने ये सभी जगह सूचना प्रसारित करी है कि हमारे चमोली जनपद के जितने भी पेंशनर्स हैं या तो वो हमारे सदर कोषागार गोपेश्वर में आकर या फिर जो हमारी नियर बाय सब ट्रेजरीज हैं, क्योंकि हमारे 9 ब्लॉक हैं, यहाँ पर 9 ब्लॉक में हमारी 9 सब ट्रेजरी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले जहां पहाड़ की महिलाओं की जिंदगी चूल्हा चौका और जंगलों तक ही सीमित रहती थी, वो महिलाएं अब स्वरोजगार को अपनाकर स्वाभिमान के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा कराया जा रहा है। खाकी में स्थित प्रग पुस्तक का विमोचन आज किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पुस्तक का विमोचन किया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की ये पुस्तक है। एक समान रहना, मैं समझता हूँ वही वो कहना चाह रहे थे और वही स्थित प्रज्ञ है। और उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन और शुरू से लेकर मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया था। पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। और सच में मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपने ये और इतना शानदार यहाँ पर ये संयोजन भी किया है कि, और इसमें मुझे मंच पर तो हैं ही एक से एक महानुभाव आप हैं और मुख्य सचिव महोदया ने आपकी जीवन संगिनी उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी और आपने उसका सारा श्रेय इनको दिया। तो आपको दिया तो थोड़ा बहुत श्रेय हम लोगों को मिल जाता है क्यों साथ में। तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर जी, डॉक्टर सुधा जी, डीजीपी साहब और सुरेखा जी ने बहुत गागर में सागर भर दिया शुरुआत में ही। और सुरेखा जी के बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में हम लोग कई चर्चा में आते हैं कि समान नागरिक संहिता की जो हमारा विधेयक है वो जल्दी विधेयक बनने के बाद लागू भी होने वाला है। तो उसमें
आप भी उस कमेटी की मेंबर रही और बड़ा आपने परिश्रम किया अपने साथियों के साथ, सुरेखा जी। और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा उस दिन, आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे, तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ न कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा, उसके कारण से वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से। अभी नहीं, मैं बहुत पहले। जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग, कविताएं लिखते हैं, तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है तो वह स्थिति भी स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हो पाता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है। तो मैं आज आप सभी विद्वत जनों का आप सबके समक्ष आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आदरणीय रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबका आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सबका सानिध्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सच में ये पुस्तक बहुत ही विशिष्ट है और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि रतूड़ी जी बचपन में कहाँ आ गए थे। मसूरी में आपने पढ़ाई शुरू करी, अपने पिताजी के बारे में आपने लिखा कि उन्होंने जो है 500 रुपये की पगार उनको महीने की मिलनी शुरू हुई और उस समय में मतलब जो A1 क्लास के अधिकारी होते थे उनको जो है 350 रुपये मिलते थे। तो और बचपन में आपने लिखा और मैं आज सवेरे की घटना बता रहा हूँ। मुझे ध्यान आया कि मुझे आज आपकी पुस्तक के विमोचन पर रहना है। तो मेरा पुत्र भी 11 साल का है, तो वो मेरे को सवेरे स्कूल जाने से पहले मिल के जाता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुझे मैं जो है IMA की पासिंग आउट परेड दिखाने ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा था। और मैं सच बताऊं तो वैसे बड़ा कठिन होता है कि आप लोग अपनी गृहस्थी वहाँ बना रहे थे बरेली में जब आप ASP होके गए और राधा जी वहाँ 2 दिन के लिए आई। इस पुस्तक में है, आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूँ। तो उज्जैन से आई आप, महाकाल की नगरी से, कि 2 दिन में इनके लिए स्टोव खरीदना है और इन्होंने 6 कुर्सियां खरीदी और छोटा एक पर्दा लगाया कि पीछे का कमरा जो है पूरा खाली दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही ये वहां पहुंची वैसे इनके SSP साहब का फोन आ गया इनके पास कि अनिल आप आइए यहाँ जरा। नहीं उस समय नहीं कहा, बदायूं जाने के लिए। तो उन्होंने जब वो बात कर रहे थे फोन पर तो जब ये वहाँ पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि वहाँ दंगा हो रहा है
और वो किसी से बात कर रहे थे सामने, तो और उससे कह रहे थे कि जो है मैं अपने इनको एएसपी को वहाँ भेज रहा हूँ वहाँ। तब आप वहाँ पहुँचे, किसी तरह से बड़ा संघर्षपूर्ण और बड़ा आपने अच्छा काम किया उसमें, और काम करने के बाद अंत में हुआ कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। तो वही तो कह रही थी सुरेखा जी की कैसे जो है मतलब कैसे डंडे चलाने पड़ते हैं, कैसे हिंसक होना पड़ता है, कैसा क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें बहुत विस्तार से। उसके बाद बरेली का आपने टिकैत साहब को जो गिरफ्तार किया, कई 3000 गाड़ियों का काफिला चला वहाँ से मुजफ्फरनगर से, और उस समय जो है कैसे कैसे एक एक करके धीरे धीरे करके उस काफिले को आपने और आपके सहयोगियों ने, एक सीओ थे आपके, मिल के आप लोगों ने जो है उसको कम करते गए और बदायूं और बरेली के बीच में कोई जगह थी, कौन सी जगह थी साहब? फतेहगंज में जो है आपने बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, सब रोक रखा था। उस समय में बिल्कुल गाड़ी से आपने खुद टिकैत साहब को जो 6 फुट लंबे थे उनको उठा के बिल्कुल जो है दूसरी गाड़ी में डाला और लेके चले गए आगे को। तब वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, चौधरी कहाँ ले जा रहे हो ये बताओ। तो बहुत ही शानदार, मैं रतूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी सेवा को बहुत ही सजीवता से, रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। और जैसे मुझे सच में बहुत ही मतलब, चूंकि मैं थोड़ा वर्दी के प्रति और सेना के प्रति या सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा से मेरे मन में एक अलग प्रकार का भाव रहा है, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं वो पुस्तक पढ़ता गया और मुझे लगा कि मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं था, और मुझे लगा कि जितना भी टाइम लगे मैं पढ़ूंगा इसको ज़रूर, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी यही लगेगा। और आपकी सभी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अभी लखनऊ में आप गए थे तो मेरे बहुत सारे साथी लोग लखनऊ के मुझे वहाँ की फ़ोटो भेज रहे थे, जिसका हम लोग पहले ही यहाँ पर विमोचन कर चुके हैं। भंवर एक प्रेम कहानी के बारे में, उसका भी विमोचन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। इसी सभागार में मैं आया था। भाइयों बहनों, अभी सुरेखा जी ने यहाँ पर कहा कि अनिल जी और राधा जी न केवल हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में आपका जो है एक इस प्रकार की सेवा में अपना एक विशिष्ट स्थान आप लोगों ने बनाया है, और राज्य में नहीं पूरे देश भर के अंदर विशिष्ट दंपतियों में से है। आप दोनों ने न केवल उच्चतम प्रशासनिक सेवाएं अपने पदों पर दी हैं, बल्कि अपनी कार्यदक्षता से, समर्पण से, अनुशासन से सभी को आपने कहीं न कहीं प्रेरित करने का काम भी किया है। और सामान्य रहते हुए, हमेशा जो है साधारण रहते हुए असाधारण सोच रखी है, असाधारण काम किए हैं। और आपकी जो सादगी है, ईमानदारी है, उसका उदाहरण पूरे प्रशासनिक तंत्र में दिया जाता है। हर कोई आपकी सेवा भावना और सादगी की सराहना करता है। और आज के इस वातावरण में जब ईमानदारी एक बहुत महंगा गुण हो गया है, तब आप दोनों इस गुण को अपने जीवन में सादगी के साथ, आप दोनों ने सादगी के साथ इसको आत्मसात किया है, इसको अपनाया है, इसको जिया है। और ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए मैं आप दोनों को बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में आते समय मुझे एक और किस्सा पुराना आपका ध्यान में आ रहा था। जब डीजीपी आप थे तो आपने खुद ही अपना चालान करवा लिया था, डीजीपी साहब, पता है ना आपको। और जब रिटायरमेंट हुआ था तो क्या था आपके यहाँ, तो एक बड़ा रस्सा लगाया जाता है। लेकिन वो आप तो अपनी कार लेके आए थे और उसी कार से वापस चले गए थे। ये सब मुझे लगता है कि वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही ऐसी स्थिति है जो एक कार्य संस्कृति है, जो इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताम झाम से दूर। और कुछ अभी आप ही कह रहे थे ना, कुछ कह रहे थे इस बारे में, सुरेखा जी कह रही थी, जब वो क्या था वो जो आपने लोटा जब उछाला था अभी समुद्र में
टंटा तो टंटे मंटे से तो और मुझे भी आप दोनों के साथ किसी न किसी रूप में आप दोनों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। और राधा जी तो मुख्य सचिव के रूप में व्यक्तिगत रूप से मैं उनके साथ दिन रात, और सच में भाई बहन जैसा रिश्ता भी है हम लोगों का। तो और रतूड़ी साहब तो क्या है कि मुझे याद है आज से लगभग 15 साल पहले तो एक दिन जो है आपने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिले थे आप, तो तब भी आपने मेरे बारे में भी कहा, बहुत अच्छी सोच तब से रखते थे। हाँ, उन दिनों थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा फैट गेन कर रहा था, कुछ हो गया था, तो तब मुझे आपने कहा कि नहीं मान्यवर, ये जो है ये फैट कम होनी चाहिए बाकी तो आपको जो है जीवन में बहुत काम करना है। बहुत सारी बातें कही, चूंकि वो मेरी और उनकी व्यक्तिगत थी, उसको मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी प्रशंसा में थी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो आपके ऐसे भाव रहे, और मैं आप दोनों की जो व्यक्तित्व की सादगी है, हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में सेव भावना है, उससे मैं बहुत भली भांति मैं जानता हूं और इसको महसूस करता हूं। मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि आप सब लोग करते होंगे। वाकई में आप दोनों हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर हैं, और हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए जो है एक गौरव की बात है। भाइयों बहनों, रतूड़ी जी ने इस पुस्तक का शीर्षक खाकी में स्थित प्रज्ञ रखा है, जो अत्यंत ही उपयुक्त और सारगर्भित है, और अपने आप में इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ कहता है। और जैसा अभी सुरेखा जी ने भी स्थित प्रज्ञ के बारे में यहाँ बोला, फिर उन्होंने भी बोला, रतूड़ी जी ने भी बोला, और कर्म करते हुए अपने मन को और आत्मा को नियंत्रित करने के लिए स्थित प्रज्ञ का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नवम पापम वाप्स्यसि। यानी कि हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य को निभाएं, यही स्थित प्रज्ञ है। यही एक ऐसा भाव है जिसमें हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। मेरा मानना है कि इस पुस्तक का भी यही संदेश है। भाइयों बहनों, अनिल रतूड़ी जी ने पुलिस की सेवा में रहते हुए भी एक सफल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी अद्वितीय धैर्य, समर्पण और ईमानदारी का परिचय दिया है। और कितनी बार उनका जो है मौत को सामने से देखा है। सच में मुझे भी इतना पता नहीं था आपके बारे में कि कितनी बार, मतलब आप लोग जब ये पुस्तक पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि मौत कैसे बिल्कुल आपके आसपास से निकल गई है। बहुत कठिन तरीके से आपने काम किया है, अपने सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ रहे हैं आप। यानी ऐसी मानसिक स्थिति में जहाँ न कोई भय हो, न लालच हो, और न ही किसी प्रकार का विचलन हो। और इस पुस्तक के कुछ अंश पढ़े तो मुझे कई रोचक और प्रेरणादायी और भी किस्से इसमें हैं। कैसे अपराधियों के साथ मुठभेड़ के समय या फिर दंगों के दौरान क्या क्या चुनौतियां आती हैं। और मैं समझता हूं कि आज तो पुलिस और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो बहुत आधुनिक हो गए, बहुत सुविधाएं हो गई। उस समय तो शायद मोबाइल फोन भी नहीं थे। आपने लिखा है जब आप टिकैत जी को पकड़ रहे थे तो केवल वायरलेस सेट से ही आप सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। तो वो कठिन समय था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से, जीवटता से आपने उस समय में भी एक सफलता को प्राप्त किया, और वो हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया। इसमें लिखा है आप ऐतिहासिक पुरुष हो गए मेरी ओर से बधाई। साथ ही इस पुस्तक में एक कर्तव्य परायणता का एक ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है कि आपकी बेटी का जब जन्म हो रहा था उस समय में भी आप घर में मौजूद नहीं रह पाए। यह भी अपने आप में जो है कैसी स्थिति है। एक
उस समय इनकी भी होगी और साथ में जो माँ होती है उसकी स्थिति, जो माँ बन रही होती हैं, वो तो माँ का भी दूसरा जीवन होता है, तो हम सब उसको समझ सकते हैं। यह सब घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि कर्तव्य को सर्वोपरि मानना और पुलिसकर्मी का सच्चा नैतिक धर्म है। और रतूड़ी जी ने इसको जिया है, बल्कि इस पुस्तक के माध्यम से हम सब के लिए भी अपने सजीव चित्रण उन्होंने रखे हैं। और ये केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है